નમસ્કાર, અપોલો CBCC કેન્સરનો જવાબ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું કેન્સરની પેથોલોજી વિશે અને તે વિશે માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે હિસ્ટોપેથોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર શુભદા કન્હેરે. આપનું સ્ટુડિયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. દર શુક્રવારે અમે કેન્સર વિશે વાત કરીએ છીએ. આજે આપણે કેન્સરની પેથોલોજી વિશે વાત કરવાના છે. તો પેથોલોજીસ્ટ એ કોણ છે? पैथोलॉजिस्ट यह वो इंसान है जो कैंसर का डायग्नोसिस करता है या से बताता है कि कैंसर है या नहीं है, उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो जांच करता है. બરાબર. તો જ્યારે કેવી રીતે પેથોલોજીસ્ટનો રોલ શું હોય? કેન્સરનું નિદાન કરવામાં પેથોલોજીસ્ટનો શું રોલ છે? पैथोलॉजिस्ट का रोल ये है कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं और उनको अगर कैंसर का संशय है तो वो आपके शरीर में से छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसको बोलते हैं बायोप्सी. राइट. वो बायोप्सी पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. पैथोलॉजिस्ट वो बायोप्सी को देख के उनको बताते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है. उसके मुताबिक फिर पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है. वो पैथोलॉजिस्ट का मेन रोल है, यानी फाउंडेशन स्टोन यू कैन से. राइट. और या बैकबोन भी बोल सकते हैं. जैसे पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस उसका जो है वो पूरे कैंसर ट्रीटमेंट का बैकबोन या फाउंडेशन है. બરાબર. હવે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને એવી શંકા હોય કે આજકાલ પેશન્ટ્સ ગૂગલ ઉપર ઘણું જોઈ લે છે અને ઘણી વખત અવેરનેસ પેશન્ટ્સને ઘણી હોય છે, તો ડાયરેક્ટલી શું એ પેથોલોજીસ્ટ પાસે જઈ શકે? કોઈ શંકા હોય જ્યારે કેન્સરની ત્યારે? एक्चुअली पेशेंट ने पैथोलॉजिस्ट के पास डायरेक्टली नहीं जाना है. Okay. क्योंकि पैथोलॉजिस्ट का ये ट्रेनिंग नहीं होता है कि पेशेंट की पूरी तरह जांच करके ये नक्की करे कि कहाँ से बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी लेनी है या नहीं लेनी है. तो अगर आपको ऐसा डर है कि आपको कैंसर हुआ है या कोई भी तरह का आपको डर है कैंसर के बारे में, तो आपको वो कैंसर के फिजिशियन के पास जाना है ताकि वो आपकी पूरी तरह से जांच कर सके और ये नक्की कर सके कि पहली तो बायोप्सी की आपको ज़रूरत है या नहीं. ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको कैंसर का भय है तो आपके शरीर में से बायोप्सी ही निकालेंगे. રાઈટ. इसलिए आपको डायरेक्टली पैथोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाना है कभी भी. બરાબર. પહેલાં કેન્સર ફિઝિશિયનની સલાહ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. હવે જ્યારે કેન્સરના ડાયગ્નોસિસ માટે આપણે સેમ્પલ મોકલવાનું હોય ત્યારે જનરલ પેથોલોજીસ્ટ પાસે જવું જોઈએ? એમડીની ડિગ્રી છે એવા કોઈ ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है. अगर आपको बायोप्सी का निदान करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सैंपल उन्हीं लोगों के पास जाए, उन्हीं पैथोलॉजिस्ट के पास जाए जिनको इस विषय में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया हो. क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस ये कोई आसान काम नहीं है. उसके लिए डायग्नोसिस के लिए बरसों का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, बरसों की एबिलिटी ज़रूरी होती है. इसीलिए आप ऐसे कोई कैंसर ये विषय ही ऐसा है कि आप उसके लिए कोई जनरल फिजिशियन या जनरल स्पेशलिस्ट के पास जाने से अच्छा है कि उसके जो स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट है उनके पास जाए तो निदान अच्छी तरह से होता है. अपार्ट फ्रॉम दी एबिलिटी जो पैथोलॉजिस्ट की होती है, जो ट्रेनिंग से मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलती है, उसके अलावा कैंसर तय करने में और कौन सी चीज़ें मददरूप करती हैं पैथोलॉजिस्ट को? हमारी एबिलिटी तो हमारी इंट्रिंसिक एबिलिटी है जो हमें हमारे बहुत साल के ट्रेनिंग के साथ आती है. लेकिन एक महत्वपूर्ण गोष्ट सबको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि पैथोलॉजिस्ट को भले कितना ही ज्ञान क्यों न हो, वो जो स्लाइड के तरफ देख रहा है वो स्लाइड अगर अच्छी तरह से नहीं बनाई हो तो उसका डायग्नोसिस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा. तो वो स्लाइड अच्छी तरह बनने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह के इक्विपमेंट्स का बैकअप हो और अच्छी तरह के इक्विपमेंट के बाद भी वो इक्विपमेंट हैंडल करने के लिए अच्छी तरह ट्रेन स्टाफ हो. ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है. ये ही ज़रूरी नहीं कि किसी हॉस्पिटल में सिर्फ बहुत अच्छी तरह से इक्विपमेंट्स है, 5 स्टार एटमॉस्फेयर है, आप आराम से जाए और बोले कि यहाँ मेरा अच्छी तरह से डायग्नोसिस होगा, या इक्विपमेंट्स है और टेक्नीशियंस अच्छे हैं.
तीनों चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है कि अच्छा पैथोलॉजिस्ट, और वो पैथोलॉजिस्ट को सपोर्ट चाहिए इक्विपमेंट और टेक्नीशियन का। यानी ऐसे आप नहीं ऐसे, बोल हाँ, सकते कि ट्रेनिंग एक ही के, चीज़ हाँ। मेरे पास है तो मैं पूरी दुनिया में कैंसर का सबसे अच्छा निदान कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में सब कुछ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो स्लाइड अच्छी तरह से है। जी। क्योंकि आपके शरीर में से जो टिश्यू निकलता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, और वो जो प्रोसेस करते हैं हम हिस्टोलॉजी में, तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और आम Right. करके ये मैं इस प्रोग्राम में कहना चाहूँगी, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत ही कम हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ये बात समझी जाती है, या बहुत ही कम लेबोरेटरीज़ है जहाँ पे इस चीज़ का महत्व जाना जाता है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती है। अच्छा। और हिस्टोपैथोलॉजी ऐसा है कि इसमें से रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप जितना पैसा कमाते हैं हाँ। कोई भी चीज़ पे जिस पे इन्वेस्ट करके, वो कम रहता है। इसलिए ज़्यादा करके भारत में लोग ये तरह के सेटअप लेके उस पे पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात पूरी ध्यान में रखनी चाहिए पेशेंट ने भी, कि ये पैसा व्यर्थ नहीं हो रहा है, हम आपके सैंपल का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके सैंपल का बहुत ही अच्छी तरह से જાંચ कर रहे हैं। રાઈટ, તો તમે વાત કરી કે જ્યારે કેન્સરનું આપણે નિદાન કરવું હોય ત્યારે બાયોપ્સી એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રોલ ભજવે છે. આપની પાસે જ્યારે કોઈ બાયોપ્સી કરવા માટે રિપોર્ટ આવે ત્યારે સામાન્ય રીતે કેટલો સમય લાગે એક નાની બાયોપ્સીનો રિપોર્ટ કરવામાં? छोटी बायोप्सी हो तो उसका रिपोर्ट, उसको हम अर्जेंट बायोप्सीज बोलते हैं। 90% टाइम्स यानी 90% समय में हम दूसरे दिन देते हैं, क्योंकि वो बायोप्सी के मुताबिक वो सर्जन को पूरी तरह की ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो बायोप्सी के ऊपर हमें कुछ एडिशनल टेस्ट करने हैं, या वो बायोप्सी में कैंसर है ही नहीं और दूसरा कुछ करना है, तो उसको टाइम लग सकता है। બરાબર. હવે બાયોપ્સી સિવાય બીજા કોઈ એડિશનલ પદ્ધતિ આપણી પાસે ખરી કે જેનાથી આપણે કેન્સરનું નિદાન કરી શકીએ? बायोप्सी जो आती है उसको हम बोलते हैं कि पहली चीज़ की रूटीन हिस्टोलॉजी, बराबर, यानी जी। उसका एक नॉर्मल तरीके से सेक्शन निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद अगर दो चीज़ें हैं कि आपको अगर कैंसर है तो वो कैंसर है या नहीं, इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड तरीके से टेस्ट करने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। जैसे कि आपको लिम्फ नोड हम उसको बोलते हैं, तो लिम्फ नोड के जो कैंसर है उनको लिम्फोमा बोलते हैं। तो ये जो लिम्फोमाज है उनके डायग्नोसिस के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना पड़ता है। या कई बार आपके प्रोस्टेट में से बायोप्सी निकाली तो प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं, ये जानने के लिए भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें अगर बायोप्सी के ऊपर करनी पड़ी, या आपके ब्रेस्ट में से सैंपल निकाला है तो उसके ऊपर 2-3 चीज़ें और करनी पड़ती है, जिसको हम इस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर बोलते हैं, जिसके मुताबिक वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको पता चलता है कि ये ट्रीटमेंट देनी है या नहीं, तो उसको टाइम लग सकता है। और ये सब चीज़ें करने में 3-4 दिन तो लग जाते हैं। कई बार बोन मैरो ट्रिफाइन करके टेस्ट होता है, जो पेशेंट को कोई ल्यूकेमिया या ब्लड का कैंसर है, तो आपके शरीर में से बोन निकालते हैं तो वो हम डायरेक्टली काट तो नहीं सकते, क्योंकि बोन कितना हार्ड होता है। डेफिनेटली, तो वो सॉफ्ट करने के लिए हमें 2-3 दिन लगते हैं, तो ऐसी चीज़ों में देरी लग सकती है। રાઈટ. તમે કીધું કે બાયોપ્સી સિવાયના જે આ બધા રિપોર્ટ્સ કરાવવાના છે, જે બધા એડિશનલ રિપોર્ટ્સ છે, તો એનો મતલબ કે જે પેશન્ટ છે ને આ એડિશનલ કોસ્ટ બીજી બેર કરવી પડે છે? अभी ऐसा है कि आपके किसी सैंपल के ऊपर एडिशनल टेस्ट की जाएंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि यानी एडिशनल कॉस्ट तो उसका पड़ेगा ही, क्योंकि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कोई फ्री में तो हमें नहीं देता है। तो वो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए जब हम ये टेस्ट करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, तो उसका पेशेंट के पॉकेट पे एडिशनल कॉस्ट ज़रूर पड़ता है। પણ શા માટે નોર્મલ જનરલ લેબોરેટરી કરતાં આ બધા નિદાનનો ખર્ચો વધારે હોય છે? एक्चुअली ये प्रश्न मुझे बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं कि ये लेबोरेटरी में ये 10 रुपये में हो रहा है और आपके लेबोरेटरी में 100 रुपये में हो रहा है। तो इसमें ये लॉजिक नहीं है कि आप कहीं ढाबे पे खाने को जाए और वहाँ आपने छोले खाए तो आपको 10 रुपये पे मिले और 5 स्टार में खाए तो 100 रुपीज़ पे। इट्स नॉट लॉजिक ऑफ दैट काइंड। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम 100 रुपये चार्ज इसलिए करते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं
या जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी वो कॉस्ट होती है। और जो लेबोरेटरीज़ में आपको अगर कम दाम में होता है तो वो कैसे अफोर्ड करते हैं ये हमें मालूम नहीं, बट we try to maintain quality Right, and right. we don't try to cut shortcuts. Exactly. और आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो उसका आपको કોસ્ટ તો ભરना ही થોડા पड़ेगा। તો જી ડેફિનેટલી દર્શક મિત્રો હવે આપણે ઘણી વાત કરીશું પણ તે પહેલાં લઈશું એક નાનકડો વિરામ। નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। શુભદન, આપણી પાસે આપણા દેશમાં જે પેથોલોજીસ્ટ છે તેમની સ્કિલ્સ છે, અવેલેબલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, શું એ બધા વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ સાથે ઇક્વિવેલન્ટ છે? मैं कहूँगी कि हाँ है, क्योंकि मेरे अभी 25 साल के करियर में मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काम किया है, Okay. ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है। और ये मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ जो पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध है उनका एक्सपीरियंस या ज्ञान या हमारे हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है दे आर एट पार विथ वेस्टर्न कंट्रीज़। और Excellent. sometimes we interact with people in western countries also, so we are at par with western countries and there is no વિચ ઇઝ lack. રિયલી અ ગુડ થિંગ, ઇટ્સ Yeah. ગુડ ટુ નો થિંગ। હવે તમારી પાસે જ્યારે ફિઝિશિયન પાસેથી બાયોપ્સી માટે કોઈ સેમ્પલ આવે તો એના વિશે આપણે વાત કરી, પણ એ બાયોપ્સીના સેમ્પલ સિવાય ફિઝિશિયન તમને બીજું કંઈ મોકલે ખરા? हमारे पास बहुत सारे तरीके की सैंपल आते हैं। पहले तो छोटी बायोप्सी आती है जिसके Right. ऊपर आपका निदान हो गया। जी जी जी। ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जो फिजिशियन है या क्लिनिशियन है वो बायोप्सी ही ले ले। कई बार एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं FNAC, तो वो FNAC करके आपके बायोप्सी के सिवाय आपके शरीर में से मटेरियल निकालते हैं। लेकिन मैं ये बहुत ये कहना चाहूँगी कि आप जब कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं स्पेशली ब्रेस्ट के लिए, जी तो जी। आजकल FNAC नहीं करते हैं। जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं Doctors उनको हैं। भी नहीं मालूम है और पेशेंट्स को भी नहीं मालूम है। FNAC ना करने का कारण ऐसा है कि ब्रेस्ट ये जो आपका ऑर्गन है उसमें ट्रू कट बायोप्सी की ज़रूरत है, क्योंकि FNAC पे आप ना तो बोल सकते हैं कि किस तरीके का कैंसर है, और कैंसर और नॉन कैंसर में बहुत सारा ओवरलैप हो सकता है। जी जी। और दूसरा ऐसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि ER-PR की भी ज़रूरत है। इसलिए आप जब कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं जबकि उनको ये शंका है कि आपको ब्रेस्ट का कैंसर है और वो अगर आपको बोलते हैं कि FNAC करवाओ, तो सब पेशेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, आप FNAC के लिए ना बोल दो और जी। बायोप्सी में डरने की कोई बात नहीं है। बाकी दूसरे जो ऑर्गन्स है वहाँ से बायोप्सी करने के बाद वो सर्जन अगर कैंसर है तो आगे जाके उसको बोलते हैं रेडिकल ऑपरेशन, वो कर सकते हैं। कभी कभी आपके कोई कोई अवयव में या उसको बोलते हैं कि बॉडी कैविटीज, जैसे कि प्लूरा है आपका, वहाँ प्लूरल फ्लूइड आता है, तो वो प्लूरल फ्लूइड अगर आपका बहुत सारा जी। होता है तो उसके हिसाब से उसके ऊपर जांच करके भी कैंसर का निदान किया जाता है। आपके एब्डोमेन में एसाइटिक फ्लूइड होता है तो वो देख जी। के भी कैंसर का निदान किया जाता है। તો રેડિકલ સેમ્પલ એટલે શું? रेडिकल सैंपल यानी किसी को अगर कैंसर का निदान हो जाए जी। और अगर वो सर्जन को लगता है कि ये ऑपरेबल कैंसर है, तो सर्जन वो जो ऑर्गन है जो कैंसर से अफेक्ट हुआ जी। है और वो कैंसर जो लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे हैं वो सब और जितना भी उसको लगे आजू बाजू का टिश्यू वो निकाल के उसका पैथोलॉजी के लिए जांच करने को भेज देते हैं। उसको बराबर। बोलते हैं रेडिकल स्पेसिमेन। બરાબર। નોર્મલ બાયોપ્સીનો રિપોર્ટ તો તમે જણાવ્યું કે નેક્સ્ટ ડે આવી જાય, તો શું તેવી જ રીતે રેડિકલ સેમ્પલ પણ રિપોર્ટ નેક્સ્ટ ડે મળી જાય છે? एक्चुअली ऐसा है इसमें कि पेशेंट्स जो है उनको लगता है कि कोई भी बायोप्सी का सैंपल अगर आपने लेबोरेटरी में दिया हो जी जी। तो वो दूसरे दिन उनको आ जाना चाहिए और तुरंत इलाज चालू होगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आपका रेडिकल ऑपरेशन होता है तो वो रेडिकल ऑपरेशन के होने के बाद वैसे भी 2-3 हफ्ते तक आपको कोई ट्रीटमेंट कोई नहीं देने वाला है।
ओके, तो आपका रिपोर्ट थोड़ा देरी से आता भी है तो आपको उसमें डरने की कोई बात नहीं है, Right. या चिंता की कोई बात नहीं है। પણ अभी એક radical- એન્ઝાઇટી થઈ જાય ને કે રિપોર્ટ આપ્યો છે તો જો હોય તો आप फटाफट उसके इलाज के लिए दर्दी को भेज सकते हैं, तो वो एक एंजाइटी वो- रहती है जी। वेरी ट्रू। अभी ये रेडिकल जब हमारे लेबोरेटरी में रिसीव होता है तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो करने में जो देरी लगती है उसको हम कम तो नहीं कर सकते। डेफिनेटली नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंटेस्टाइन का किसी ने रेडिकल ऑपरेशन किया हो तो हम उसको बोलते हैं कि फिक्सिंग करना, यानी आपका जो सैंपल है वो फॉर्मेलिन में आता है तो वो इंटेस्टाइन ओपन करके उसको अच्छी तरह फिक्स करके तैयार करने में ही 3 दिन लगते हैं। ओहो। उसके बाद हम सेक्शन लेते हैं। तो एक रेडिकल होता है तो उसके कभी कभी 40, 50 या कभी कभी तो 100 तक भी सेक्शंस लिए जाते हैं। ओहो। ये सेक्शंस फिर प्रोसेस होते हैं, फिर हमारे टेक्नीशियंस जो है वो खुद के हाथ से उसको काटते हैं। तो 100 जो ब्लॉक है आपके बनाए हुए, वो 100 ब्लॉक काटने को भी टाइम लगता है। राइट। उसके बाद वो पैथोलॉजिस्ट देखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो आपने सेक्शंस लिए लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज़ का मुझे और थोड़ा सेक्शन लेने की ज़रूरत है, आप स्पेसिमेन के पास वापस जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके लिए टाइम लगता है जी। इसलिए रेडिकल का रिपोर्ट आने में अक्सर स्मॉल बायोप्सी से टाइम लगता है। तो रेडिकल ऑपरेशन रिपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? रेडिकल ऑपरेशन रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल तो रेडियोलॉजी और क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ऑल दोस थिंग्स सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, इसलिए ऑपरेशन के पहले उनको एक अंदाज़ रहता है कि ये डिसीज़ कितना फैला है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी के सिवा और कोई एक्यूरेट साइंस नहीं है जो सर्जन को बता सके कि ये कैंसर कितना फैला है। अलग अलग चीज़ें हम ये रेडिकल में कहते हैं, उसमें एक चीज़ कहते हैं कि आपका जो कैंसर है उसको बोलते हैं मार्जिन्स। तो ये कैंसर के मार्जिन्स फ्री है कि नहीं, यानी आपके बॉडी में से पूरा कैंसर निकाला गया है या नहीं। फिर ये जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स में जाता है, तो ये जो लिम्फ नोड्स के सैम्पलिंग का तरीका है वो भी बहुत मेटिकुलस होना चाहिए। यानी Right. ऐसे नहीं कि 2 लिम्फ नोड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं वही 2 लिम्फ नोड्स ले लो और सर्जन को बोलो है स्टेजिंग हो गया। जितने सारे लिम्फ नोड्स हैं वो आपको अच्छी तरह से लेके सर्जन को एक्यूरेटली डायग्नोसिस बताना है और फिर ये रेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वो कैंसर की स्टेज तय होती है, उसको डायग्नोसिस मिलता है, प्रोग्नोसिस यानी ये पेशेंट का कैंसर कैसे बिहेव करेगा फ्यूचर में, जी, वो उसका भी एक रिपोर्ट ये मिलता है। रिपोर्ट मिलता है। So it's quite important. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द एंटायर ट्रीटमेंट। डेफिनेटली हाँ, यस। तो यानी ये जो आपका रिपोर्ट है ये पूरे के पूरी ट्रीटमेंट का बोलो फाउंडेशन स्टोन है जिसके ऊपर आपकी पूरी ટ્રીટમેન્ટ ડિપેન્ડ કરને વાલી है। પણ શુભદાબેન એક વાત મને કહો, જો આ રિપોર્ટ આટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો પછી પેશન્ટ્સ ડાયરેક્ટલી જઈને પેથોલોજીસ્ટને કેમ ન મળી શકે? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं अक्सर उनसे मिलने से इनकार करती हूँ। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ऐसी है कि हमारा जो काम है वो करते हैं कि आपका टिश्यू आया उसका हमने जांच कर दिया और आपका रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद का जो डिसीजन है कि पेशेंट को क्या ड्रग्स देने हैं, पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट कौन सी देनी करनी है, है, yes, ये yes. पूरा पेशेंट देखने के बाद ही वो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड कर पाते हैं। और हमारे पूरे करियर में पेशेंट को जब कैंसर की न्यूज़ बतानी है तो पेशेंट का काउंसलिंग भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप उठ के बोल सकते हैं, कल मुझे ऐसे कोई उठ के बोले कि आपको कैंसर है, हाँ, तो यू विल नॉट बी एबल टू ऐसे टेक नहीं इट। है। यस, कैंसर का डायग्नोसिस कहने में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जी जी और उसके लिए जो क्लिनिशियंस है उनको ट्रेन किया जाता है। जी जी। और हर एक तरीके का कैंसर है वो अलग तरीके का कैंसर है और हर एक तरीके के कैंसर के स्पेशलिस्ट भी अलग है। हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी में हम डायग्नोसिस देते हैं लेकिन हमें ये तरीके का ट्रेनिंग नहीं मिला होता कि पेशेंट को डायग्नोसिस कैसे बताया जाता है। राइट राइट। वो डायग्नोसिस के बाद क्या टेक्निकल drugs चीज है, जी मिलेगी, जी। वो हम नहीं बता सकते। इसलिए ये हमारा रिपोर्ट कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, हमारे रिपोर्ट के ऊपर फिजिशियंस पूरी के पूरे ट्रीटमेंट क्यों न देते हो, आप वो पैथोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट लेके नहीं जाना क्योंकि वो Right. पैथोलॉजिस्ट आपको कुछ नहीं कह पाएगा। टेक्निकल चीज़ें रिपोर्ट देख के या स्टडी करके बता सकते हैं, पर वो समझाना, जो ड्रग्स देना, उसके लिए आगे कैंसर आगे फिजिशियन का होना बहुत बहुत જરૂરી જરૂરી है। जी, કેન્સરની પેથોલોજી વિશે આપણે ઘણી વાત કરીશું, પણ તે પહેલાં એક નાનકડો વિરામ।
નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. શુભદન, આપણી પાસે જ્યારે ફિઝિશિયન પાસેથી સ્પેસિમેન્સ આવે ત્યારે તમારે શું કાળજી લેવી પડે? व्हाट वी डू इज जब हम कोई भी सैंपल रिसीव करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें फॉर्मेलिन अच्छी तरह का हो और फॉर्मेलिन इनफ हो. फिर वो जो सैंपल है वो ग्रॉसिंग करते समय जिसको पता हो और जिसको एक्सपीरियंस हो, हमारे अपोलो में या जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ तो पैथोलॉजिस्ट ही ग्रॉसिंग करते हैं और ये अच्छी पद्धत है कि पैथोलॉजिस्ट ही ग्रॉसिंग करे. जी जी. और रिपोर्टिंग जब आप करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है रिपोर्टिंग के, तो वो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ही आप रिपोर्ट करें तो कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए सर्जन को इन्फॉर्मेशन देने में. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि क्या प्रोटोकॉल्स है. इसलिए जी, आपके जी. पास किताबें चाहिए, जर्नल्स पढ़नी चाहिए. डू यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ रेगुलरली? वन हैज़ टू व्हेन यू आर रिपोर्टिंग, आप जब कैंसर का रिपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, खुद का नॉलेज अपडेट जी, करें जी, और जी. अच्छी तरह से लाइब्रेरी मेंटेन करें. अलग अलग आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करें और दुनिया में क्या चल रहा है उसके फील्ड बारे में में, जानकारी उसके बारे आपको में होनी जानकारी चाहिए. रखना बहुत ही ज़रूरी है. ક્યારેક આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે એક જ સેમ્પલ ઉપર 2 વખત રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, તો એવું શા માટે? बहुत सारे टाइम भारत में या दुनिया में मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है कभी कभी कि इट इज़ कॉल्ड सेकंड ओपिनियन. पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये मेरा डायग्नोसिस इन्होंने तो दिया लेकिन मैं किसी और को दिखा के इसका सेकंड ओपिनियन ले लूँ. जी जी जी. तो वो तो बहुत नॉर्मल है, किसी को भी चिंता होती है. और जैसे कि मानो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और 2 इंजीनियर्स को बुलाओ तो उनमें दुमत हो सकता है कि ये ऐसे विंडो करनी है या ऐसे विंडो करनी है. चीज़ तो बहुत सिंपल है. 2 फिजिशियंस में दुमत हो सकता है कि ये ड्रग देना है या ये ड्रग देना है. उसी तरह हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी अच्छा. जो हम देखते हैं उसका सब्जेक्टिव इम्प्रेशन रहता है. ये कोई बायोकेमिस्ट्री जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मशीन में डाला और आपको रिजल्ट मिला, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है. 99% ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि सब पैथोलॉजिस्ट एक ही चीज़ बोलते हैं. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही स्लाइड आप 2 लोगों को दिखाए तो आपको 2 तरह के एकदम भिन्न तरह के डायग्नोसिस मिल सकते हैं. तो उसमें क्लिनिशियन का रोल आता है कि वो Right. फिजिशियन को देखना है कि उसका क्लिनिकल पिक्चर क्या है और उसके मुताबिक वो पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस करके फिर ट्रीटमेंट करनी પણ है. નોર્મલી જ્યારે કોઈ દર્દીને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય ત્યારે ફિઝિશિયન સલાહ આપતા હોય છે કે સેકન્ડ ઓપિનિયન લઈ લઈએ? Not necessary. Right. Not necessary. Okay, In okay. an institute, when we practice, our physicians don't take second opinions. If फिजिशियन को अगर मालूम है कि आपका पैथोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट कर रहा है उसके एबिलिटी पे उस पर भरोसा है, उसको ट्रेनिंग मिल गई हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बोले कि आप सेकंड ओपिनियन ले लो. जी जी जी. कई बार ऐसा होता है कि एज अ पैथोलॉजिस्ट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड हमारे नॉलेज को लिमिटेशंस है. तो साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार कभी कभी ऐसी चीज़ हम देखते हैं कि जिसके बारे में हमने पहले कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, तो हम खुद सेकंड ओपिनियन लेते हैं कि पकड़ो कि दुनिया में हर एक स्पेशलिटी के एक्सपर्ट्स रहते हैं. जी जी. तो उनके पास वो स्लाइड देख के उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 2 एक्सपर्ट्स को स्लाइड भेजी और 2 एक्सपर्ट्स से 2 ओपिनियन आए, देन हमें चूज करना पड़ता है Which कि one do इसमें you से want to follow? नहीं, आज आपने व्यूअर्स को कैंसर पैथोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. દર્શક મિત્રો, જો આ વિષય પર તમે વધારે માહિતી મેળવવા માંગતા હો તો આપની સ્ક્રીન ઉપર એક ઈમેલ એડ્રેસ છે, તેના પર આપ અમને ઈમેલ કરી શકો છો. આપની સ્ક્રીન ઉપર એક મોબાઈલ નંબર છે, તેના પર આપ અમને SMS પણ કરી શકો છો. હવે આવતીકાલે 2:30 વાગે VTV ગુજરાતી પર એક નવા વિષય અને એક નવા નિષ્ણાત સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌની રજા લઈએ. નમસ્કાર.